अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हस्बे वादा एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की इस नशिस्त में हम सिर्फ बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जारी सर्कस के बारे में। जिस तरह इससे पहले मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में 3-4 व्लॉग कर चुका हूँ, क्योंकि वहाँ स्टोरियाँ इतनी दिलचस्प हैं, सिलसिला ख़त्म ही नहीं होता। मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर से आपके गोश गुजार करूँ। अभी जो इलेक्शन हुए हैं हालिया ताज़ा तरीन 52 अरब 65 करोड़ और 91 लाख रुपए उस पर अखराजात आए हैं। एक वोट जो आपने कास्ट किया है उस पर एक वोट पे 2522 रुपये फ़ी वोट खर्चा आया है। 52 अरब मांगे इन्होंने, 47 अरब थे, 52 अरब का तखमीना है। शायद एंड तक बात पहुंचे तो शायद ये 52 अरब रुपए से भी आगे निकल जाए। लेकिन वहाँ धमा चौकड़ी क्या है और वहाँ लाकानूनीयत और बेज़ाब्तियाँ किस हद तक हो रही हैं कि जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उनके स्पेशल सेक्रेटरी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उनके सेक्रेटरी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और उनके एक दो और डायरेक्टर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। पूरा इदारा ही खैर से कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है। और जिस तरह के नताइज उन्होंने दिए हैं, लगता है ये नताइज देने का भी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कहीं पिंडी से लिया था, कहीं और से लिया था, क्योंकि अब तक फॉर्म 45 और फॉर्म 47 मैनेज नहीं हो रहे। हालांकि सीधी सी बात है, सादा सी बात है कि हर हल्के में आपने इलेक्शन कराए और हर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हल्के में अगर 200-300 पोलिंग स्टेशन थे तो इलेक्शन की रात फॉर्म 45 तो सबको दे दिए गए। और वो फॉर्म 45 तमाम उम्मीदवारान हाथ में लिए फिर रहे हैं। अब सिर्फ उन्हें फॉर्म 45 को सामने रखना है और उन्हें मैच करना है फॉर्म 47 से। आपके आरोज ने अगर कोई 2 नंबरी नहीं की तो वो मैच करने में कितनी देर लगती है, वो नहीं करना चाहते। और इसीलिए राय साकब खरल ने जिस तरह स्टोरी की कि लाहौर में अभी तक प्रिंट हो रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के बैलेट पेपर, इस तरह की स्टोरीज फिर तभी सामने आती हैं जब आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। फिर कमिश्नर चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी वजह से आती है। फिर आपको डीसी जेलम को भी डरा धमका के उसे रिजाइन करने से रोकना पड़ता है। फिर डीसी शेखुपुरा जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्हें भी डरा धमका के आपको रिजाइन करने से रोकना पड़ता है। इसके अलावा और पता नहीं कितने होंगे जिनकी स्टोरीज अभी तक मंजर आम पर नहीं आई। ये तो वो स्टोरीज हैं जो पब्लिक तक पहुंच चुकी हैं। पता चल गया है कि ये रिटर्निंग ऑफिसर्स उस धांधली करना नहीं चाहते थे, उनसे करा ली गई थी और अब उनका ज़मीर जाग रहा है, या उन्हें रात को नींद नहीं आ रही, या वो सोसाइटी को, मुआशरे को, अपने ख़ानदान को, अपने बच्चों को मुंह नहीं दिखा सकते कि वो उन्होंने किस तरह 8 फरवरी की रात मुंह काला किया है। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन एक और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना एक रूल है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जब कोई इंतखाबी जो आखिरी दिन होता है नामजदगी जमा कराने का उम्मीदवारान का अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, उस दिन आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी प्रायोरिटी लिस्ट दे देती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि ये हमारे उम्मीदवार होंगी ख़वातीन की नशिस्तों पे, मखसूस नशिस्तों पे, और ये हमारे उम्मीदवार होंगे अकलीती नशिस्तें, मिनॉरिटीज़ की जो नशिस्तें हैं। 10 नशिस्तें मिनॉरिटीज़ की हैं कौमी असम्बली में और 60 ख़वातीन की हैं। इसी तरह सूबाई असम्बलियों में भी एक अच्छी बड़ी तादाद है। तो वो आखिरी दिन जो होता है नामजदगी कागजात नामजदगी जमा कराने का, उस दिन तक देनी होती है प्रायोरिटी लिस्ट हर पॉलिटिकल पार्टी ने, और वो पॉलिटिकल पार्टीज प्रायोरिटी लिस्ट दे देते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने रूल्स के मुताबिक वो प्रायोरिटी लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पब्लिक करनी होती है, अपने वेबसाइट पे लगानी होती है, और अपने सदर दफ्तर जो इस्लामाबाद में है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और सूबाई जो ऑफिस हैं 4 सूबों में उनके हेडक्वार्टर्स में ऑफिस के बाहर नोटिस बोर्ड पे आवेज़ा करनी पड़ती है, ताकि लोगों को, हर खास आम को पता चल जाए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने कौन सी प्रायोरिटी लिस्ट दी है। क्योंकि वोटर ने वो प्रायोरिटी लिस्ट देख के भी फैसला करना होता है कि मैं अपने हल्के में तो वोट इस बंदे को दे रहा हूं तो ये बंदा कौमी असेंबली में जाएगा, ये इस काबिल है या नहीं है। दूसरा, उसने ये भी देखना होता है कि मेरा वोट इनडायरेक्टली, क्योंकि उन मखसूस नशिस्तों पे भी असरअंदाज होगा, तो उसने देखना होता है कि कितनी काबिल ख़वातीन और कितने अहल अक़लियती उम्मीदवार इस पॉलिटिकल पार्टी ने नामजद किए हैं। उसकी बेस पे भी लोग अपना फैसला करते हैं। अब इलेक्शन रूल्स कहते हैं कि उसे पब्लिक किया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें पब्लिक नहीं किया। पहले दिन से लेकर आज तक अभी तक किसी को नहीं पता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या प्रायोरिटी लिस्ट में कौन सी ख़वातीन के नाम है, मुस्लिम लीग के कौन से हैं और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के कौन से हैं। ये इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं करता क्यों कि बाद अज़ां उन्होंने अंडर द टेबल डील्स करनी होती हैं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि ये मरूब होते हैं, अक्सर कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और रिटायर्ड हैं, फॉर एग्जांपल राजा सिकंदर सुल्तान साहब अपनी सिविल सर्विस पूरी करने के बाद ये अपनी दूसरी जॉब है उनकी। हालांकि पाकिस्तान में अगर रिटायरमेंट की कोई उम्र है, कोई रिटायरमेंट की हद है, तो उसका मतलब ही यही है कि इस बंदे में मजीद जूस नहीं रहा, इस बंदे में मजीद अब कुछ नहीं रहा, इसने जितनी अपनी सलाहियतें सर्व करना था इस मुल्क को वो कर दिया। अब इस बंदे को रिटायरमेंट लाइफ आराम से घर गुजारे। लेकिन ये लोग क्योंकि इक़्तिदार के, ताकत के, नशे के आदी हो चुके होते हैं और फिर अच्छी खासी तनख्वाह भी होती है,
تو یہ بھوکے پھر واپس سیٹوں پہ آ جاتے ہیں اپنی کہیں نہ کہیں سے سفارشیں لڑا کے، اور اب دوبارہ چمٹ جاتے ہیں اور پھر 2-2 3-3 4-4 5-5 10-10 سال کے کانٹریکٹ لے کے ہماری قوم پر مسلط رہتے ہیں۔ تو یہ ان قوم کو خوش کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے پہلے بھی انہیں کانٹریکٹ دیا، آگے بھی ان کو کوشش ہوگی کچھ اور مل جائے۔ پھر یہ خود نہیں ہوتے، ان کی مسز بھی، ان کی بھی مسز جس طرح سول سرونٹ ہیں، انہیں بھی وہ کوئی اچھا عہدہ دینا چاہتے ہوں گے ریٹائرمنٹ کے بعد، اسی طرح کے پورا خاندان اسی طرح چمٹا ہوتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے یہ کام نہیں کرتے، اور یہ انلیگل کام اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا ہے۔ انہوں نے پبلک نہیں کی وہ لسٹیں۔ اب جب وہ لوگ ان کے پاس جائیں گے تو وہ اپنی مرضی سے ان لسٹوں کو آگے پیچھے کر لیں گے، حتیٰ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایسا بھی کیا ہے کہ ان کے پاس ایک دفعہ پریز خٹک صاحب اپنی جب وہ نئی پولیٹیکل پارٹی بنا رہے تھے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی، اس سے پہلے وہ تحریک استحکام پاکستان تھی، تو وہ جب بنا رہے تھے تو انہوں نے کچھ لکھ کے آئے، اپلیکیشن لکھ کے آئے، تو وہ ان کی اپلیکیشن میں صاف صاف غلطیاں تھیں، وہ سیدھی ریجیکٹ کی جا سکتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ آپ کی ٹھیک نہیں ہے، آپ دوسرے کمرے میں جائیں، نئی اپلیکیشن لکھ کے آ جائیں۔ ساتھ والے کمرے میں جا کے دوبارہ انہوں نے لکھی اور واپس آ گئی۔ یہ اس طرح اوبلائز کرتے ہیں اپنے لوگوں کو۔ لیکن اگر پی ٹی آئی کا بندہ جن سے ان دنوں ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اگر ان کا کوئی بندہ ہوتا وہاں تو انہوں نے اسی وقت ریجیکٹ کر کے کہنا تھا فارغ خدا حافظ، آپ نہیں کچھ کر سکتے، آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اب یہ خواتین کی نشستوں پہ بھی جب انہوں نے نشستیں بدلنی ہوتی ہیں، لسٹیں بدلنی ہوتی ہیں، نام اوپر نیچے کرنے ہوتے ہیں، پرائرٹیز میں کوئی نام نہیں آ رہا، کوئی 20ویں نمبر پہ ہے اور اس پولیٹیکل پارٹی کو صرف 10 سیٹیں مل رہی ہیں، اور وہ اپنی کسی چہیتی خاتون کو یا اپنے چہیتے اقلیتی امیدوار کو ٹاپ 10 میں لے کے آنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ دوسرے کمرے میں جا کے لسٹ بدل لیں۔ الیکشن کمیشن میں یہ 2 نمبری ہو رہی ہے اس وقت بھی، پبلک نہیں کی گئی، رپورٹرز کے مانگنے کے باوجود انہیں وہ لسٹیں نہیں دی گئی۔ ایک ایگزامپل 2013 میں ایک الیکشن ہوا تھا، وہ میں بات کر رہا تھا نا کہ حسب منشا وہ لسٹ آگے پیچھے کر لیتے ہیں، تو حسب منشا تو ہوتی ہی ہے، لیکن ہمارے ایک مسلم لیگ کے میاں نواز شریف صاحب کے بہت قریبی ہیں میاں منشا حسین، نشاط گروپ والے، تو ان کی حسب منشا ایک دفعہ 2013 میں ان کی خواہش تھی، تو ان کی ایک پرسنل سیکرٹری تھی، وہ بھی قومی اسمبلی کی ممبر بن گئی تھی۔ حسب منشا کے معاملات یہاں تک ہوتے ہیں۔ دوسری بات کہ وہ پرائرٹی لسٹ میں جو پبلک نہ کرنے کا فائدہ اور نقصان ایک یہ بھی ہے پی ٹی آئی والوں کے لیے بھی کہ سنی اتحاد کونسل والوں نے لسٹ دی ہوئی تھی، لیکن دوسری طرف مجلس وحدت المسلمین والوں نے دی ہوئی تھی 2 بندوں کی، سنی اتحاد کونسل والوں نے ابھی تک لسٹ نہیں دی ہوئی تھی۔ اس کا کیا ہوتا ہے؟ اور دیکھیں کل ایک اور الیکشن کمیشن میں ایک اور بھی ضابطگی ہو رہی ہے، اس پہ میں کل بات کروں گا، کیونکہ پھر وہی بات کہ ولاگ لمبا ہو جاتا ہے اور آپ لوگ اکتا جاتے ہیں۔ اجازت چاہوں گا اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا آپ اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔